A very good evening to all my SV atoms. I hope all of you are doing really great, है ना? So welcome to our lecture number 5 जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही I शुड से ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें पता तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम की याद आ जाएगी। याद है आयनिक इक्विलिब्रियम ग्रेड 11th में तुम पढ़ते थे और बड़ी कंफ्यूजन होती थी। अब तुम देखो आयनिक इक्विलिब्रियम को मिक्स करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज हम करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड जेई मेन और जेई एडवांस की जितनी थियरी होगी मैं तुम्हें समझाऊंगी। थियरी के साथ साथ जितने भी पीवाईक्यू जेई मेन और एडवांस में आए हुए हैं वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So welcome back to today's session once again. I think मैं तीसरी बार तुम्हें वेलकम कर चुकी हूँ। So अब तो तुम मेरी क्लास में आ ही जाओ, है ना। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, this is my introduction. So guys, my name is साक्षी वोरा and मैं IIT रुड़की की पास आउट हूँ, ठीक है। और ये कुछ डिटेल मेरे बारे में मैंने यहाँ लिख रखी है, तो मैं बताऊंगी तो तुम बोलते हो कि मैम आप एग्जैजरेट करते हो, है ना, आप अपनी तारीफें खुद से करते रहते हो। तो those who are interested can definitely go through my credentials, ठीक है। yes, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखो मेरे खुद के और बहुत सारे और टीचर्स के भी प्लस पर बड़े सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो कोर्सेज हैं, है ना, जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो बच्चे 2021 में जेई एडवांस का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली यहाँ पर कोर्स चल रहा है। सपोज कोई बच्चा 2022 को टारगेट कर रहा है या 23 को टारगेट कर रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सो अगर तुम्हें मेरे पर्टिकुलरली कोर्सेज अटेंड करने हैं, डेफिनेटली वेलकम टू अनअकैडमीज प्लस क्लासेस, ठीक है। बट मेरे साथ साथ तुम बाकी सारे टीचर्स के भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ प्राइजेस मेंशन करे, अदरवाइज देखो सब्सक्रिप्शन 1 महीने का भी अवेलेबल है, 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का भी है, 1 साल का भी है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब वैरायटी ऑफ सब्सक्रिप्शन आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कौन से सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो। लेट्स से कोई बच्चा अभी 11 to 12 मूविंग है तो उसके लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन द बेस्ट रहेगा, है ना। तो अगर 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन का प्राइस बताऊं तो लगभग तुम्हें 2800 पर मंथ पड़ता है, दैट्स इट। और मान लो यही कोई बच्चा 10 to 11 मूविंग है, उसको मैं एडवाइस करूंगी कि सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। उससे प्राइस देखो कितना रिड्यूस हो जाता है, इट इज जस्ट 2100 पर मंथ, ठीक है। सो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदने में, एंड अगर तुम मेरे एसवी एटम हो, यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव। मतलब खुशी होनी चाहिए कोड यूज करते हो, नहीं तो कोड मत यूज करना। अगर जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे जेई क्लियर करना ही करना है, ठीक है। तो अगर वो आवाज आ रही है सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर किसी ने नहीं भी लेना ना, ठीक है, नहीं लेना, इट इज अप टू यू। एक बार ना ऐप में जाओ, एक बार जस्ट बिल्कुल वही चीज करो एज इफ तुम खरीद रहे हो, ठीक है। तो जब तुम पे हियर वाला ऑप्शन आता है ना, है ना, वहां क्लिक करने से पहले अगर तुम्हारे दिल के अंदर से आवाज आ रही है ना कि मुझे जेई क्लियर करना है, इसके लिए मुझे तन मन धन से मेहनत करनी है ना, अगर वो आवाज आ रही है तो अपने दिल की सुनो, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, इट इज रियली वर्थ इट, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा प्लस पर पढ़कर, ठीक है। चलो ये प्लस के बारे में था। ये आइकॉनिक के बारे में है जहां पर तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ एक मेंटर भी दिया जाता है। वो मेंटर तुम्हारे घर नहीं आएगा, ठीक है, बट एक मेंटर तुम्हें असाइन किया जाता है जो टाइम टू टाइम थ्रू आउट योर स्टडी तुम्हें गाइड करेंगे। जहां पर भी तुम डेविएट हो रहे होगे वहां तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये आइकॉनिक के प्राइजेस हैं। यहाँ पर भी अगर कोड यूज करोगे, दिल से यूज करना, अगर दिल से करोगे तो 10% डिस्काउंट भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप प्लस और आइकॉनिक की इतनी तारीफें क्यों करते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। प्लस और आइकॉनिक की तारीफ मैं क्यों करती हूँ, है ना, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ। सो मेरे से 15 मिनट पढ़कर अगर तुम्हें एक अच्छी फील आ रही है तो इससे कई गुना ज्यादा अच्छी फील आएगी जिस दिन तुम प्लस की क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है।
तो मैं तारीफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे ही अभी बता देती हूँ सारी चीजें, मैं खुद ही पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है? तो मैं अपने आप समझ आ जाएगा कि मैम क्यों इतना प्लस प्लस करती रहती है। ओके, चलो, सो बिना देरी करे लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से मेरी बात को समझना। पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक सेल अगर हम बनाते हैं, है ना, जैसे सेल कैसे बनाया था हमने, ये डब्बा, डब्बे में कुछ सॉल्यूशन, उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रोड रख दी जिसको मैंने बोला एनोड है, फिर वो डब्बा, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रख दी, इसको मैंने बोला कैथोड है। सॉल्ट ब्रिज से दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया टू फाइंड आउट की रीडिंग कितनी आ रही है ना, ये हमने सेल बनाया था। पता है तुम्हें, अगर तुम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ को मेजर करते हो, इफ यू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो हम उसको ई नॉट सेल कर देते हैं, जहां कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, प्रेशर हमारा 1 बार होता है। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं आंसर आता है ई नॉट। बट लेट अस से मैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रही हूँ। हर बार तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जो मैं जिंक सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन लूंगी वो 1 मोलर ही होगा। भाई साहब, मेरी मर्जी है, मैं 0.5 मोलर लूं, मैं 10 मोलर ले लूं, सब कुछ मेरे पे डिपेंड करता है ना। मैं अमीर हूँ, मैं ले सकती हूँ 10 मोलर, है ना, या लेट्स से मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 0.0001 मोलर सॉल्यूशन लेना चाहती हूँ। आई नीड टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अब अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है तो ईएमएफ चाहे हाफ सेल का हो, है ना, ई हाफ सेल का हो, या ईएमएफ पूरे सेल का तुम कैलकुलेट करो, अलग आएगा। कितना अलग आएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? अब इसी नर्स्ट इक्वेशन को मैं पूरा डिटेल में तुम्हें समझाऊंगी। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, पता है, यहाँ पर मैंने एक डेरिवेशन कर रखी है। जो बच्चे सीबीएसई के लिए या फिर किसी भी और स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू नीड टू नो द डेरिवेशन। वो पूछते हैं यार नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करके बताओ, तो तुम्हें आनी चाहिए डेरिवेशन, ठीक है? अब रही बात जो बच्चे जेई मेन या जेई एडवांस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचेंगे मैम डेरिवेशन का क्या काम है ना, क्यों सिखा रहे हो? तो जेई मेन और नीट वाले फिर भी बेशक स्किप कर दो डेरिवेशन, बट जेई एडवांस के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वो कोई ऐसा नहीं आएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें दे दिया, अब मतलब उसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, तुमने उसके मुंह पे फॉर्मूला फेंका और कहा कि सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आ जाएगा। एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई फॉर्मूला आ रहा है तो वो आया कहाँ से, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बट आया कहाँ से ये भी पता होना चाहिए अगर तुम जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ध्यान से देखो, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें कैलकुलेट करना है अगर वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में काम कर रहा है। टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, आगे देखना। तुम्हें बचपन से एक इक्वेशन हमने रटवाई हुई है, मतलब सारे ही केमिस्ट्री के टीचर्स एक इक्वेशन को रटवाते हैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को। मेरे एसवी एटम्स ने, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है मेरे से, मेरे पुराने चैनल पे या फिर स्पेशल पे कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ रखी होगी, या 45 डेज क्रैश कोर्स में, ये फॉर्मूला मैंने सिखाया ही सिखाया। ये फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी टू फॉर्म सी प्लस डी, कोई एक हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना है? देखना डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ये तुमने बचपन से कर रखा होगा। क्यू क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं? तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इसको रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं। इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये पढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखना डेल्टा जी को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हें एल एन, है ना, एल एन से बड़ी गंदी नफरत से आती है, मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एल एन की बात कर रही हूँ, नेचुरल लॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो तुम लिख सकते हो डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q, RT log Q, इतना लिख सकते हो। दोनों चीजें क्लियर है? आगे देखना, डू यू अग्री कि डेल्टा जी की वैल्यू हमने पिछली क्लास से रटी थी, इज माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल, यही सिखाया था ना? डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का कैन बी इक्वेटेड टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल, है ना? और ये भी सिखाया था अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल।
इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं पिछली वाली इक्वेशन को वापस लिख लेती हूँ। डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ये बचपन से रटते आ रहे हैं। लिखना माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को क्यू लिखना आता नहीं है, मेरा ये इसकी जो टेल होती है ना ज्यादा नीचे तक चली जाती है और मेरे को फिर ये गंदा लगता है। ठीक है, अब जैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखना NF को तुम राइट हैंड साइड ले जाओ या NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या बन गया, E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये माइनस 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 आ गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ क्यू। अब मुझे बताओ क्या ये डेरिवेशन क्लियर हो गई? और ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना, इसी को हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। भाई सब, नर्स्ट भैया ने एक इक्वेशन दी थी जिसको तुम्हें दिल से लगा के रखना है। जितना प्यार तुम अपनी बंदी या अपने बंदे से करते हो ना, जिनकी नहीं है बंदियां या बंदे, जितना प्यार तुम अपने होने वाली बंदी या बंदे से करोगे, उससे ज्यादा प्यार तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन को करना है। मेरे से लिखवा लो, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया जेई मेन में, जेई एडवांस में, जेई एडवांस में तो मतलब लिखवा ही लो, तो वहां पर नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। नींद में मैं तुम्हें उठा के पूछू ना कि बताओ ई सेल का फॉर्मूला, तो रटा होना चाहिए, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ क्यू। अब होता क्या है, अभी मैं बताती हूँ होता क्या है। हमारे बड़े सारे अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, है ना, बड़े सारे बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको फॉर्मूला तो ऐसे रटा पड़ा होता है कि मैम ने बोला था अपनी बंदी से ज्यादा प्यार नर्स्ट इक्वेशन को करना, तो तुम फॉर्मूला को दिल से लगा के रखते हो कि मैम फॉर्मूला तो हमें पता है। फॉर्मूला तो तुम रट लेते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं होता फॉर्मूला के अंदर जो चीजें हैं उनको लगाना कैसे है, फॉर्मूला के अंदर जो चीजें दे रखी है उनका मतलब क्या है। तो पहले मतलब समझ लो, बाद में प्यार में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो जरा, एक ये हो गया, और अगर मैंने मतलब ये लॉग की टर्म में लिखना था तो ये बन जाएगा ना, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू। इन दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझना। क्यू मैंने तुम्हें बता दिया, क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन मतलब it is the ratio of concentration of products raised to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient at any time। जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पे तुम रेशियो बताओ ना, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू का मतलब है तुम किसी भी टाइम पे रेशियो बता दो हमें प्रोडक्ट्स वर्सेस रिएक्टेंट्स का, ठीक है। अगली चीज एन, पता क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। N is the number of moles of electrons in the overall cell reaction। जो N हम डेल्टा G में नहीं करके आए थे कि एक पूरी सेल रिएक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर भी N वही चीज होती है। समझ आई बात? जैसे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया जिंक, ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना रहा है Zn2 प्लस एक्वस, जिंक सॉलिड था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक ओवरऑल फाइनल रिएक्शन लिख के दिखाना, तो तुम लिख रहे हो जिंक प्लस कॉपर एक्वस, कॉपर 2 प्लस एक्वस टू फॉर्म कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। अब होता पता क्या है, कई बच्चे, मैंने पहले भी ये पिछली क्लास में भी बोला था, कई बच्चे कहते हैं मैम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है इस सेल में कितने यूज हो रहे हैं, 2 प्लस 2 कहते हैं 4। यहीं से मैंने मतलब ना गुस्से वाली फीलिंग भेज देनी है तुम्हारे पास, ऐसे भयानक सी फीलिंग भेजूंगी अगर तुमने 4 कह दिया। ध्यान से सोच लो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। समझ आ रही है इस बात की? दिस इज क्लियर, राइट? तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 2 ही हैं। जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा था वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन हियर इज 2। क्लियर हो गया? आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा देखना। अभी इसी को दोबारा से देख लो। अब मैंने पता है कुछ ना फॉर्मूला को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करी। पता है तुम्हें जेई वाला हमेशा क्या करता है, मतलब जनरली वो क्वेश्चन पूछता है 25 डिग्री पे, ठीक है, 25 डिग्री सी पे, मतलब 298 केल्विन पे। तो हमने ना इस फॉर्मूला में काफी सारी वैल्यूज घुसा दी ताकि ये फॉर्मूला हमारे लिए इजी बन जाए। क्या क्या वैल्यूज घुसाई देखना। फॉर्मूला पता क्या था, ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 R इंटू टी बाय N इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ Q, है ना। अब पता है R की वैल्यू हमें दे रखी होती है, पता ही है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो आती है तुम्हें। टेम्परेचर मान लो मैंने कहा गिवन है 298 केल्विन, 25 डिग्री सी हमें टेम्परेचर मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फैराडे की वैल्यू तुम्हें पता ही है, इट इज 96500 कूलम पर मोल, इसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, है ना। और ln Q को मैंने यहाँ पर 2.303 log Q रख दिया। देखना तुम्हें 2.303 पता है, R पता है, T पता है, F पता है। अगर इन सबको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो पता है क्या आती है, वो आती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N log ऑफ Q। तुम्हें पुरानी वाली इक्वेशन तो पता होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हर बार टेम्परेचर 25 नहीं दे रखा होता है ना। ये वाला जो फॉर्म है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर हमें 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सी दे रखा हो। एंड एक और चीज बता देती हूँ, अगर ऑप्शंस जो क्वेश्चंस करोगे, है ना, अगर ऑप्शंस काफी अलग अलग दे रखे होंगे तो तुम आराम से 0.059 को 0.06 एज्यूम कर सकते हो। ये तभी अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करनी है जब ऑप्शंस में काफी वैरायटी होगी। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो बेटर यूज 0.059 ओनली। क्या ये बात समझ आ गई? तो 2-3 जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें रटवाए हैं ये पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल। नेक्स्ट फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थर्ड फॉर्मूला डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of Q। and the last formula जो तुम्हें पता होना चाहिए, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log of Q। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। क्या यहाँ तक सारी चीजें मेरे हर एसवी एटम को क्लियर हैं? अगर यस तो बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक होगी सारी चीजें। जब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस गो फर्दर। मार्क कर लो, मार्क कर लो, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको कहते हैं ना अलग लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड ऐसे दे धड़ाक जेई में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक कंडीशन ले ली, पता है क्या कंडीशन ली? मैंने कंडीशन ले ली कि सेल जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, मतलब रिएक्टेंट्स जो एनोड है वो चल चल के रिएक्शन शो कर रही है, कैथोड चल रही है। अब एक पॉइंट आया जहां पर रिएक्शन एकदम इक्विलिब्रियम में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये हमें पता है ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन नहीं चलेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 है मतलब द सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज। ये समझते हो? अगर डेल्टा जी 0 है तो हम पिछली क्लास में करके भी तो आए थे ना, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ इंटू ई सेल, और एन 0 है नहीं, एफ 0 है नहीं, तो दिस इंप्लाइज ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0, ई सेल 0। और सोचो, ध्यान से समझो, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो अब जो हमारा रिएक्शन क्वेश्चन था, डोंट यू थिंक वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? सो Q विल बिकम K इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो मैंने लिखा अगर इक्विलिब्रियम आ गया Q की वैल्यू विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम एंड E सेल की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। बच्चों वाली चीज थी, एकदम लॉलीपॉप वाली चीज है। क्या यार, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, मतलब छोटे बच्चों वाली थियरी मैं करा रही हूँ। बाकी ये जेई मेन में आती है, जेई एडवांस में आती है, मैं इसमें कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक चीज क्लियर है? ये मैंने क्या किया अभी बताती हूँ, पहले मुझे बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये जितना भी मैंने रेड पेन से लिख रखा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सब हटा देती हूँ, ये चलो लगे रहने दो, कोई बात नहीं।
जब कभी नोट्स पढ़ोगे फिर देखोगे कि मैम ने लिख रखा है सुपर से भी ऊपर का इंपॉर्टेंस है, तो इससे प्यार में पढ़ जाना यार, बिल्कुल प्यार कर लेना इस टॉपिक से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें 4 नंबर दिला देगा पक्का। ठीक है, अब यार अभी हम इक्वेशन करके आए थे ना, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ, ठीक है ना, लॉग ऑफ क्यू, ये करके आए थे। ठीक है, अब जब ई सेल तुमने 0 रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, तो ये जो इक्वेशन है हमारी ई नॉट सेल के लिए आ जाएगी। सोचो ई नॉट सेल की क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2.303 RT बाय NF log ऑफ, अब K इक्विलिब्रियम लिखूंगी इंस्टेड ऑफ राइटिंग Q लिखने की बजाय मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो रिएक्शन क्वेश्चन Q था अब वो कुछ भी नहीं है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और अगर इसी को मुझे T इज इक्वल टू 298 केल्विन पे लिखना होता तो मैं लिख देती E नॉट सेल इज 0.059 बाय N log ऑफ K इक्विलिब्रियम। आई एम सो सॉरी, मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, बाकी मेरे ख्याल से समझ सब लोगों को आ गया होगा। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, तो जो हमने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट भी सबको क्लियर होगी। ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है 0, डेल्टा जी सेल क्या हो जाता है 0, और हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log ऑफ K इक्विलिब्रियम। छुटपुटी सी इक्वेशन है, एकदम लल पलल टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे रखे हैं, बस कई बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से ऐसे बौखला जाते हैं तो फिर मतलब खत्म हो जाती है कहानी। बाकी टॉपिक्स बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों वाली कहानी है। यहाँ तक भी चीज समझ आ गई तो बोलो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एक लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, फिर तुम क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। एक छोटी सी स्लाइड बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे अंदर से ये सोच रहे हैं मैम आपने नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बता दी, नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं आपने बता दिया, बट आपने ये तो बताया नहीं कि नर्स्ट इक्वेशन को यूज कैसे करना है। एक एग्जाम्पल देके बता दोगे तो शायद चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो नर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखना, अगर वो कंडीशन वैलिड नहीं है नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई नहीं करना, नहीं तो मतलब करंट लग जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसको टच करते ही करंट लगता है। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है और जो तुम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने गए भाई साहब बहुत तगड़े वोल्ट का झटका लगेगा, फिर मत मेरे को बोल देना। ठीक है, तो याद रखना नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड सेल रिएक्शंस में अप्लाई की जाती है। नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हो और कंप्लीट सेल रिएक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। ये शायद बात किसी को एज सच समझ ना आए, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाना चाहूँ। देखना, मान लो मेरे पास एक सेल है जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये एनोड है ना, दिस इज वन हाफ सेल जिसको एनोडिक हाफ सेल कहते हैं, सही बात है। क्या मैं इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ। देखना, तो इसका मैं ई सेल क्या लिखूंगी, ई नॉट सेल। ई नॉट इसका क्या है, जिंक से तुम कहाँ जा रहे हो Zn2 प्लस में। गाइज इसकी डेरिवेशन भी सीबीएसई में पूछी जाती है, जेई में नहीं पूछी जाती है, बट क्योंकि सीबीएसई में पूछी जाती है तो मैंने सोचा साथ साथ करा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लासेस को जेई के साथ साथ सीबीएसई के लिए भी फॉलो करते हैं, तो मैं डेरिवेशन करा रही हूँ ध्यान से, बस साइन छोटे छोटे याद रखना, बाकी सिंपल चीजें। ई सेल या ई, एक काम करो यहाँ सेल की बजाय तुम ये लिख दो, हम किसका ई निकाल रहे हैं, जिंक से Zn2 प्लस। ई ऑफ Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस माइनस 2.303 RT बाय NF। N कितने हैं इस सेल में, 2 बाय 2F log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू लिखनी है ना, प्रोडक्ट्स में क्या है Zn2 पॉजिटिव एक्वस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैंने लिख दिया जिंक सॉलिड। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, छोटे बच्चों वाली कहानी है ना। आगे देखना, अब मैंने एक और रिएक्शन लिखी, क्या है, कॉपर 2 प्लस एक्वस अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। इसके लिए भी ई सेल लिखना, तो ई किसका लिख रहे हो, कहाँ से चेंज हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो लिखना ई ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट किसका,
कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस 2.303 RT। यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं 2, सो बाय 2F लॉग ऑफ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है कॉपर प्रोडक्ट है तो लिखना कॉपर सॉलिड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है कॉपर 2 प्लस एक्वस तो यहाँ लिख देना कॉपर 2 प्लस एक्वस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताते जाओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद ऑल दीज क्वेश्चन। यहाँ तक ठीक है ना? अब एक काम करो, इन दोनों रिएक्शंस को ना ऐड कर देते हैं। लेट अस ऐड बोथ द रिएक्शंस। तो अगर दोनों रिएक्शन को ऐड किया, इसको और इसको तुमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा देखना, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस टू फॉर्म कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। अरे वैसे में अब जब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगी मैं तो दोनों के ई सेल को भी ऐड कर देती हूँ, मैं कर सकती हूँ ना। अब ये मत कहना मैम इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप ऐड क्यों कर रहे हो। अरे याद है हमने गिब्स फ्री एनर्जी करा था, दोनों के डेल्टा जी को ऐड कर दो, इसका डेल्टा जी निकालो इसका डेल्टा जी निकालो, ऐड कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस्ड ही हैं। फाइनल इक्वेशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी तो आ नहीं रही है तो आराम से ऐड कर दूं। अगर मान लो मैंने इसको ऐड किया तो देखना क्या बन जाएगा। कौन से कलर से लिखूं, लेट मी राइट इट इन पर्पल कलर लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ई ऑफ Zn से Zn2 प्लस प्लस ई ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज इक्वल टू, ये मैंने दोनों को ऐड कर रही हूँ ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐड कर दिया ई ऑफ Zn से Zn2 प्लस प्लस ये ई नॉट ऑफ दिस प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर। सही बात है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। एक काम करती हूँ माइनस 2.303 RT बाई 2F को कॉमन ले लेती हूँ। माइनस 2.303 RT बाई 2F को मैंने कॉमन ले लिया, ये फैक्टर कॉमन ले लिया, ये फैक्टर कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी Zn2 प्लस इंटू जिंक और बी से मल्टीप्लाई सॉरी Zn2 प्लस, एक मिनट हाँ इरेजर, Zn2 प्लस ऊपर इंटू कॉपर ऊपर डिवाइडेड बाय जिंक नीचे इंटू कॉपर 2 प्लस की एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। मैंने दो इक्वेशंस लिखी, दोनों के ई सेल लिखे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ई सेल को ऐड कर दिया, सही बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखते जाना, अब यहाँ से चीजें ना बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यार मुझे तो हमेशा एक ही चीज पसंद थी ना कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखूं, एंड आई होप इस बात से सब लोग अग्री करते हैं। ई ऑफ Zn से लेके Zn2 प्लस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ई ऑफ Zn2 प्लस से Zn, और चाहे ई हो चाहे ई नॉट हो, मैं ये इक्वेशन दोनों में लगा सकती हूँ, है ना। ये क्या हो गया, अच्छा दोनों जगह मैं ये इक्वेशन लगा सकती हूँ, है ना। अब एक बार पीछे जाओ, यहाँ लिखो, मुझे ना इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कर दो Zn2 प्लस और यहाँ से कर दो इरेज और इसके आगे लगा दो एक नेगेटिव चार्ज, सही बात है। सेम यहाँ पर कर दो, यहाँ कर दो 2 प्लस और नेगेटिव चार्ज, और क्या करो ये वाला पार्ट इरेज कर दो। आई होप सबको समझ आ गया, है ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, ये बन गया ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस क्या बन गया Zn2 प्लस से Zn, और आगे माइनस भी लगा हुआ है, लगाना ई Zn2 प्लस से Zn, ये बन गया इज इक्वल टू, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया इज इक्वल टू। अब सेम चीज वहां करोगे क्या आएगा, ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। आगे यहां तक समझ, माइनस 2.303 RT बाई 2F, ये तो हमने कॉमन ले रखा था, लॉग ऑफ। अब यहाँ पर भी देख लो क्या क्या है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, तुम अपनी श्रद्धा भावना से देखते जाओ। Zn2 प्लस है, कॉपर है, Zn और कॉपर 2 प्लस है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉग ऑफ Zn2 प्लस इंटू कॉपर डिवाइडेड बाई Zn मल्टीप्लाइड बाय कॉपर 2 प्लस। क्या ये बात सबको समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
एक बात बताओ मुझे, हमारी फाइनल सेल रिएक्शन क्या थी? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट को मैं नहीं लिखती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। हमारी फाइनल रिएक्शन थी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस प्लस कॉपर, यही थी ना हमारी फाइनल रिएक्शन। अगर मैं इसका ई सेल निकालने को बोलती, वो यही नहीं होता, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, तो ये बन गया ई सेल। ये इसी का ई नॉट ऐसे ही निकालते, ये तो बचपन से करते आ रहे। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ द सेल। आगे देखो, -2.303 RT by 2F log ऑफ। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने बताया था ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, यूनिटी नहीं मानते हैं। सब टीचर्स बोलते टाइम बोल देते हैं कि यूनिटी मानते हैं, हम मानते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी कहानी हम अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट होता कांस्टेंट है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, जिसको हम यूनिटी यहाँ पर कंसीडर करते हैं। यूनिटी होती नहीं है, हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने चीज बोली, इसमें जिसको डाउट है वो प्लीज इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जरूर देखे जो मैंने क्रैश कोर्स में करा रखा है। प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये देखना आ गया इस रिएक्शन का। अब इसी रिएक्शन का मैं तुम्हें लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलती कि नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, तो ऐसे ही लगाते ना, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 by 2.303 RT by NF। इस पूरी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? 2 by 2F log ऑफ प्रोडक्ट क्या है, Zn2 प्लस इंटू कॉपर 1 डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस इंटू जिंक 1। तो ये बात अब सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैंने इतनी बड़ी डेरिवेशन पता है क्यों करी। एक तो क्योंकि सीबीएसई में आती है, और दूसरी बात ये कि तुम्हें पता होना चाहिए ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, ये हाफ सेल रिएक्शन पे भी अप्लाई करी जा सकती है, एज वेल एज कंप्लीट सेल रिएक्शन पे भी अप्लाई करी जा सकती है। जयराम जी की क्या ये बात सबको समझ आ गई अच्छे से? ठीक है। सो ये थी पूरी की पूरी थियोरी जो मुझे तुम्हें समझानी थी। अब मैंने इस थियोरी में ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो सीबीएसई में आनी हो और मैंने ना कराई हो, जेई मेन की हो और मैंने ना कराई हो, या एडवांस की और जो हमने ना करी हो। हमने हर थियोरी वाइज सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है। अब एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज तुम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन ले रही हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन है, मेरे से भी पुराने जमाने का क्वेश्चन है, AIEEE 2004 का क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ, ट्राई करो और मुझे बताओ व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर आ रहा है? आ रहा है तो कितना आ रहा है? सारी चीजें एक एक करके बताओ। क्या दे रखा है हमें? द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, मतलब सेल का ई नॉट दे रखा है, इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, उसने दे रखा है n की वैल्यू 1 है, इज फाउंड टू बी 0.591। कितना है? 0.591 वोल्ट्स। ठीक है। एट 25 डिग्री सी, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। बढ़िया बात है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी। कहा था ना, इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसी की वैल्यू निकालने को इसने बोला है। सोच समझ के आंसर दो, क्या करना। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, जल्दी से सोचो और बताओ व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताना। अभी अभी हम करके आए ना, डेल्टा जी नॉट क्या होता है? -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है ना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू करो, जल्दी से करो। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है? -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है। मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रही हूँ, आंसर किसी का नहीं आया अभी। आया किसी का आंसर? बताना। और डेल्टा जी नॉट को -n इंटू एफ इंटू ई नॉट लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू -2.303
RT log of K इक्विलिब्रियम, तो E नॉट ऑफ द सेल कितना हो जाएगा 2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय NF। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, मुझे आंसर बता दो फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला में घबराने की जरूरत थी नहीं, हमने किया भी था ये फॉर्मूला, कहाँ गया। E नॉट सेल इज 2.303 RT by NF log of K इक्विलिब्रियम, आ गया। सब्स्टिट्यूट करूं मैं तुम्हारे साथ वैल्यूज, देखना कहाँ गया। वैल्यू रखना, E नॉट कितना दे रखा है 0.591। अरे रे रे रे, इसको मैं 0.591 ले सकती हूँ डिवाइडेड बाय 1 log of K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो log of K इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है 1, सो K इक्विलिब्रियम कितना आएगा 10। ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखना, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जल्दी से बनाना। एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। ये होता है 0.059 ना, हाँ सॉरी 0.059, ठीक है ना। तो ये 10 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 10 रेज टू द पावर 10, सही है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने 0.59 लिख दिया था, इट इज 0.059 और लेफ्ट हैंड साइड पे 0.59 था। आगे आंसर, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ, ये करो। ये 2011 का क्वेश्चन है, तब तक जेई मेन और जेई एडवांस नहीं होता था, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी हुआ करता था। तब का क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमने नहीं किया अभी तक, इसीलिए मैंने सोचा कि करा देती हूँ। पहले सोच के बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोचो और मुझे बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। करें, देखना, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करनी है, और हाइड्रोजन हाफ सेल, अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है मतलब वो कैथोड के बारे में बात कर रहा है ना, और हाफ सेल मुझे कैथोड का बनाना है, तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट। यार वो जब भी तुम्हें किसी हाफ सेल या फुल सेल के बारे में कुछ भी बोले तो पहले सेल रिएक्शन लिख लिया करो। हाफ सेल है तो हाफ सेल रिएक्शन ले लो, कंप्लीट सेल है तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा। रिएक्शन नहीं लिखोगे, फटाफट के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं कहती हूँ तुम 3 से 4 सेकंड बचा सकते हो रिएक्शन ना लिखने पे, बट उसकी वजह से तुम्हारा -1 हो, 4 नंबर तो आने थे वो भी नहीं आए और -1 बखरा हो गया, तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। तो जल्दबाजी मत करना इलेक्ट्रो के क्वेश्चन में, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। तसल्ली से करना। वो कह रहा है इसका ई, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कह रहा है ई निकालो, ई इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई ऑफ H प्लस से H2 जरा निकाल के दिखाना, तो क्या लिखोगे ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 माइनस 0.059 बाय एन। ध्यान से देखना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देख रहे हो, अब तुम कहोगे मैम हाइड्रोजन तो गैस है, कोई बात नहीं, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो गैस है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है H प्लस का होल स्क्वायर। समझ आ गई ये बात, ठीक है। वो कह रहा है इस रिएक्शन का जो ई सेल है वो नेगेटिव कब होगा, व्हेन विल बी द ई सेल ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव। एक बार बताओ, ई नॉट सेल कितना होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का 0 होता है ना, तो ये तो 0 हो गया। तो अगर मुझे H प्लस से H2 ई सेल मुझे नेगेटिव चाहिए, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। सोचो ये बात सही है, अगर मुझे ई सेल नेगेटिव चाहिए वो तभी पॉसिबल है ना जब लॉग के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तभी तो। लॉग के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन 1 मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव और उसके आगे नेगेटिव लगाओ तो ई सेल नेगेटिव हो जाएगी, सही बात है। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर
इसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। हर फॉर्मूला में अप्लाई करके देखते हैं। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर 4, तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये तो नहीं है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, आंसर नहीं आएगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर 1, सो ये ग्रेटर देन 1 आ गया, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबको समझ? ऐसे क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं। देख लो, ये बहुत पुराने जमाने के क्वेश्चन है, बट तुम खुद देखना कि इस साल ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे रिपीट होंगे। समझ आ गई ये बात? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कितना टाइम बचा है? एक आधा और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक बार कर लेते हैं एक आधा और क्वेश्चन। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है? और बाकी ये देखो, मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला कर लो। ये जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। तो ये जेई 2011 का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना मैं कराऊंगी जिस दिन हम पीवाईक्यू करेंगे ना, उस दिन मैं ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। बट अभी के लिए एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन कर लो, ये छोड़ो 2017 वाला करे, एकदम कुछ नया टाइप का जो है ना वो कराती हूँ। ये कर दो, चलो ये करोगे, ये कर दो, चलो दिस इज गुड क्वेश्चन। ये कर लो, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं और तीनों मैं करा दूंगी। आज कोई एक प्रैक्टिस कर लो, बाकी एक आधा होमवर्क में कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन करना। फॉर द फॉलोइंग सेल, एक सेल दे रखा है, Zn से ZnSO4, कॉपर सल्फेट से कॉपर जा रहा है, ठीक है? उसने कहा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, कि वो कह रहा है Zn2+ 10 गुना है Cu2+ के कंपैरिजन में। द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इज, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, सोच समझ के करो। पहले मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोचो समझो और आंसर बताओ। बताओ बताओ आंसर। पहले तो मैं कह रही हूँ, इलेक्ट्रो का कभी भी क्वेश्चन है ना, पहले तुम सेल रिएक्शन लिख लेना। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, जिंक प्लस कॉपर 2+ टू फॉर्म कॉपर प्लस Zn2+। जिनको ये लिखनी नहीं आती है, एक ही बारी में अगर तुम्हें लिखनी नहीं आती है तो क्या करो, पहले 2 हाफ सेल रिएक्शन लिखो, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख देना, ठीक है? उसने डेल्टा जी का फॉर्मूला पूछा ना, तो तुम चेप दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q। यही होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q। अब Q को हमें लिखना आना चाहिए, तो यहाँ लिखना डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन Zn2+, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2+। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है या किसी को डाउट है? जिन जिन को डाउट है प्लीज आराम से पूछ लो। आगे करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, ये किसकी टर्म्स में दे रखा था? हाँ, 2.303 की टर्म्स में है ना, 2.303 RT log ऑफ, भाई साहब ये भैया क्या कह रहा है, ये भैया कह रहा है कॉपर 2+, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन के 10 गुना है। तो ये log 10, ये 1, सो log 10 कितना होता है, ये 16 नहीं है 10 है। log 10/1 इज log 10 मतलब 1 है ना, तो इसको हटा दो, ये तो छोटे बच्चों वाली कहानी होगी। अब इसने डेल्टा जी नॉट की टर्म्स में कुछ नहीं दे रखा, फेरेडे की टर्म्स में दे रखा है, देख रहे हो? तो यहाँ डेल्टा जी नॉट को मैं लिख दूं -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल, ये मैं लिख सकती हूँ ना, -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। डेल्टा जी इज इक्वल टू n, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी थी 2, -2 इंटू एफ। ई नॉट सेल उसने कहीं दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा भाई साहब 1.1 दे रखा भैया ने, 1.1 प्लस 2.303 RT कितना हो जाएगा, 2.303 RT माइनस
2.2 इंटू एफ क्या है? तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या चल क्वेश्चन 2017 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तुम देख रहे हो कितने, मतलब मैं कहती हूँ कितने लल पलल क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में। तुम्हारे अंदर ना एक खौफ होता है कि मैम हमें नहीं हो पाए, हमसे हो ही नहीं पाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी ना दिमाग लगाने की देर है। जरा सा तुमने थोड़ा सा दिमाग खर्च किया, तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये हो चुका है। अगला एक और क्वेश्चन कर लो। ये 2016 का है, ये 2011 का है। ओ वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, फिर जेई एडवांस के मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चन हैं, फिर एक एफिशिएंसी लास्ट टॉपिक करा दूंगी। पहले ये मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन कर दो। दिस इज न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, 2011 जेई का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस का ही क्वेश्चन है। करके बताना इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। इसका आंसर बता दो क्या आएगा। आ रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया, आज पहली बार कर रहे हैं। कह रहे फॉलोइंग रिएक्शन को देखना, 2Fe प्लस O2, 2Fe प्लस O2, उसके बाद कह रहा है 4H प्लस एक्वा स्टेट में। ठीक है ना? अरे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2 प्लस प्लस 2 वाटर, 2Fe2 प्लस प्लस 2 वाटर। एक हमें सेल रिएक्शन दे रखी है, पूरी सेल रिएक्शन। कहता है इसका ई नॉट है 1.67, लिख लो। इसने दे रखा, हम भी लिख लेते हैं। ई नॉट कितना है? 1.67 वोल्ट्स। ठीक है, आगे देखो। वो कह रहा है कि एट Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 रेज टू द पावर -3 मोलर। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर था 0.1 atm, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 0.1 atm, ये उसने दे रखा है डेटा। ठीक है, और पीएच दे रखा है 3। भाई साहब ध्यान से, कहते हैं पीएच 3 है। अगर पीएच की वैल्यू 3 है तो खुद सोच के बताओ पीएच क्या होता है। अगर पीएच की वैल्यू 3 है तो H प्लस की वैल्यू मैं -10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर मान सकती हूँ। बच्चे को ये चीज पता है, ग्रेड 10th में पढ़ाते हैं। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर। सही बात है। और सेल पोटेंशियल उसने पूछा। अरे राम, व्हाट अ चिल पिल क्वेश्चन मैन। कोई जेई एडवांस में ऐसा पिलपिला क्वेश्चन कैसे दे सकता है? बट वो देता है यार, ये बॉर्नविटा टाइप क्वेश्चंस देता है जेई वाला। देखना, ई सेल निकालने को बोल रहा है, ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर दे रखा था कितना? कहीं टेम्परेचर दे रखा है? हाँ 25 दे रखा है। जैसे भाई ने टेम्परेचर दे रखा है 25, तुम लगा दो 0.059 बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। देखना, Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, वाटर प्योर लिक्विड है, छोड़ दो इसको। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 4, O2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर ऑफ O2, और ये तो सॉलिड Fe है, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। ये बात समझ आ गई? भाई साहब सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे अनजाने में यही गलती करते हैं। पहले तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो स्क्वायर तो लगाना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर Fe2 प्लस का स्क्वायर है तो Fe2 प्लस की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू द पावर -3। मैं इसको हटा रही हूँ, 10 रेज़ टू द पावर -3 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 0.1 atm, मैं इसको हटा रही हूँ, लिख दो 0.1 atm। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 रेज़ टू द पावर -3, इसको हटा दो, लिख दो 10 रेज़ टू द पावर -3 का होल पावर 4। ये भी हो गया। एक ही गलती बची जो तुम करते हो, वो है n की वैल्यू। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ इस इक्वेशन में n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिसको n की वैल्यू निकालनी आ गई, मतलब आज की क्लास में तुमने मचा दी है। इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं आज की क्लास में, बस n की वैल्यू निकालनी सिखा दो मुझे जल्दी से। टेल मी n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। n क्या था? n होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आदान प्रदान हो रहे हैं, है ना, इसी को n कहते हैं। ध्यान से देखना। अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें मुझे क्लियरली दिखाई तो दे नहीं रहा। जेई वाले ने यहीं पे चंटपना किया, कहता जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ उनको भी दिखाई नहीं देगा,
जो लेंस लगा के आते हैं उनको भी दिखाई नहीं देगा, जो सिंपल आंखों से देखते हैं उनको भी दिखाई नहीं देगा, बस जिसकी दिमाग वाली आंखें, मतलब ये जो तीसरी आंख चलती है ना, उनको एन फटाफट से दिखाई दे जाएगा। देखना Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे ना जब Fe सॉलिड Fe2+ में कन्वर्ट हुआ है ना। बट भाई साहब यहाँ पे 2 Fe है, तो यहाँ से तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो टोटल Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसे दिखाई नहीं देता तो आगे देखना, ये 4H+ है, तो इस 4H+ ने कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन, एक बार बताओ, ये जो H+ है ये +1 में है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 में है, या इससे भी देखना, ऑक्सीजन से देख लो, ऑक्सीजन कहाँ पर है, 0 में है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया, -2 में। तो एक ऑक्सीजन में चेंज कितने का हुआ, 2 का, जबकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 2 × 2 4 का। और अगर किसी को इतने चीज से भी समझ नहीं आया तो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन पता है क्या है, बैलेंसिंग करने बैठ जाओ। यू नो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस कैसे करते हैं, Fe टू फॉर्म Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिखो दूसरी बैलेंसिंग क्या है, ऑक्सीजन ये क्या बना रहा है, पानी, इसको बैलेंस करना। जिनको ये मेथड समझ आ गया डन है, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए समझा रही हूँ। पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो एक पानी ऐड कर दो, फिर H को बैलेंस करो बाय एडिंग H+, सो 4H+ हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दो। तो नीचे अगर इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इन 2 हाफ सेल्स को ऐड करोगे तो फाइनल सेल बन जाएगा, उस सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसने वही 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ, 4। सब्सटीट्यूट कर देना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया बट मेरे ख्याल से जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है, आई थिंक डी विल बी द करेक्ट आंसर 1.57। बाकी तुम खुद सॉल्व कर लेना और मुझे बता देना कमेंट्स में कि यही आंसर था या कुछ और है। मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने फाइल बनाई थी तो मेरे ख्याल से जब मैंने सॉल्व किया था उस टाइम आंसर वाज 1.57, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो, एक बार चेक जरूर कर लेना, किसी पे भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करते हैं, है ना। ओके ठीक है, चलो तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त कर देते हैं, काफी चीजें हमने समझ ली हैं। एक लास्ट टॉपिक समझा दूं, फिर हम अगली क्लास करेंगे कॉन्सेंट्रेशन हाफ सेल से। ये टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन हाफ सेल, ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देख लो। जेई मेन वाले बच्चे जा सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना, नीट वाले बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरली जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। यार मान लो मैंने पढ़ाया है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए और तुम 5 में से सिर्फ 3 ही कर पा रहे हो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होती है, 3 कर पा रहे हो, डिवाइडेड बाय करने कितने चाहिए थे, 5, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3/5, है ना। इसी तरह जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है ना, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, वो तुम्हें अब तक तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। केमिकल, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से फिजिक्स का लॉ है, फिजिक्स वालों को तो ये बात रटी पड़ी होती है कि अगर तुम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो अगर मान लो हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया जिसमें कुछ हीट एनर्जी थी, कुछ हीट एनर्जी, एक मान लो एक सेल रिएक्शन है, ठीक है, एक सेल है या एक केमिकल रिएक्शन है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू जिंक, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ये हमारी एक सेल रिएक्शन है, ठीक है। जब ये सेल रिएक्शन हुई तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, जितनी एनर्जी रिलीज हुई क्या वो 100% इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं होगी। कितना इलेक्ट्रिकल वर्क किया सेल ने डिवाइडेड बाय कितनी हीट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, इसी को उस सेल की एफिशिएंसी बोल देते हैं। एफिशिएंसी का मतलब कि भाई कितना आउटपुट आया डिवाइडेड बाय आना कितना चाहिए था, है ना, उसी को भाई कितना आउटपुट आया डिवाइडेड बाय कितना फ्यूल तुमने यूज किया था, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, देखना कितना इलेक्ट्रिकल वर्क सेल ने किया। सेल कब काम कर रहा है, जब टेम्परेचर और प्रेशर में कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वर्क सेल शो कर रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रिकल वर्क सेल ने किया, डिवाइडेड बाय द हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर।
कि वो रिएक्शन अगर सिंपल एक केमिकल रिएक्शन होती तो वो कितनी हीट रिलीज करती, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो देखना वर्क डन, ये जो था ना हमने किया था, वर्क डन किसके इक्वल होगा, फ्री एनर्जी के, गिब्स फ्री एनर्जी के। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, सो डेल्टा जी डिवाइडेड बाय, अगर एक सेल रिएक्शन थी तो वो कितनी हीट रिलीज करती, डेल्टा एच, डेल्टा एच। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी थी तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते, अगर सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी थी तो दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो। तो डेल्टा जी मतलब कितनी गिब्स फ्री एनर्जी थी, कितना वर्क किया उस सेल ने, इलेक्ट्रिकल वर्क, और डेल्टा एच का मतलब कितनी हीट वो सेल रिएक्शन रिलीज करती, ठीक है। ये एक छोटू सा टॉपिक था जो आई थॉट मुझे पढ़ा देना चाहिए। खैर हाल फिलहाल में मुझे जेई एडवांस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछा गया था, बट जेई इज काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, तो वो कभी भी उसका मूड बदले तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर पूछे तो मेरे एसवी एटम्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए भाई साहब, एक भी ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं होना चाहिए जो मेरे एसवी एटम्स ना करके आए, ठीक है। सो मेक श्योर, ठीक है, मेरे सारे एसवी एटम्स इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से समझ के जाएंगे, ठीक है। चलो तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नाउ आई हैव अनदर क्लास, ठीक है, 2-3 मिनट में मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वाइंड अप कर देती हूँ यहीं पर, ठीक है। लास्ट में एक बार दोबारा से मैं बोल देती हूँ, जो बच्चे मेरे प्लस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जो बच्चे बाकी और टीचर्स के भी प्लस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ईदर प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। मतलब यार मैं जिस शिद्दत से यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, मेरे ख्याल से उससे या उससे थोड़ी सी ज्यादा शिद्दत से मैं प्लस पे पढ़ाती हूँ, है ना। बट ऑन द अदर हैंड मतलब इसको मैं पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ, जब तुम मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो ना, हैड इट बीन लेट्स से कि फेस टू फेस वाली क्लास होती जहां मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, चाहे ऑनलाइन ही मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बट तुम मेरे से कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो, जहां पर क्वेश्चन आया तुम मुझे रोक के पूछ सकते हो, मतलब उस वाली पढ़ाई का माहौल ही बहुत अच्छा होता है, उस वाली पढ़ाई की एफिशिएंसी ही बहुत अच्छी होती है, आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सो जो बच्चे प्लस की क्लासेस के बारे में थोड़ा डाउटफुल है, you can first of all watch my special classes। मेरी स्पेशल क्लास तुम देखो, वो completely फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल द स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी आईडी है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो, वोरा2704, ठीक है। सारी स्पेशल क्लासेस तुम मेरी देख सकते हो, कोड यही लगा लेना साक्षी लाइव, स्पेशल क्लास फ्री है, उसके लिए यू डोंट हैव टू पे मनी, बट हाँ एक कोड लगाना पड़ता है टू अनलॉक द क्लास, सो यू कैन यूज द कोड साक्षी लाइव। पहले स्पेशल क्लास देखो, स्पेशल क्लास देखने के बाद अगर अच्छा लगे, अगर यूट्यूब से डिफरेंस लग रहा है तो भाई साहब उसी दिन, जिस दिन अंदर से डिफरेंस पता चल जाए ना, उसी दिन प्लस ले लेना, मतलब मैं कहती हूँ एक अलग से पढ़ाई करने की फील आ जाएगी, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्लस। अगर 1 साल का लेते हो तो पर मंथ लगभग 2800 तुम्हें भरना है, एंड लेट्स से अगर कोई 2 साल का लेता है तो पर मंथ तुम्हें सिर्फ 2100 रुपए भरना होता है, तो 2000 में तुम पूरी जेई की तैयारी कर रहे हो, है ना, विच इज आई मीन द बेस्ट इन इटसेल्फ। बहुत कम मतलब ऐसी बार ऑप्शंस आते हैं जब इतने कम में तुम जेई की पढ़ाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम पहले वाले जमाने में देखो, है ना, जब कोटा वोटा जाके सारे लोग पढ़ते थे कितने लाखों का खर्चा होता था। एंड अगर अभी किसी बच्चे को ये लग रहा है ना कि मैम हम इतना स्पेंड नहीं कर सकते हैं, मैं एक बात बोलती हूँ, अभी के 30-40 हजार खर्च करे हुए, है ना, बाद में तुम्हारे लाखों पैसे सेव करेंगे। अगर मान लो आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ और किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, फीस ही बहुत ज्यादा है, और ऑन द अदर हैंड अगर आईआईटी एनआईटी में जाते हो तो भाई साहब बिल्कुल कम फीस है, साथ साथ स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अभी के 30-40 हजार खर्च करे हुए बाद में बहुत आउटपुट लाएंगे, बहुत मतलब एफिशिएंट होंगे। सो थिंक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें बोले हैं, ताकि आगे तुम ज्यादा समझदार हो, है ना, हर एक को अपने घर का पता होता है। So you can definitely go through all the situations and let me know whatever is the best option for you, ठीक है ना। ये रही मेरी आईडी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप की, ठीक है ना। एंड बस अगर मेरे सेशंस तुम्हें ऐसे ही पसंद आते रहते हैं तो इस चैनल को तुम्हें अपना मानना है, ये नहीं कि मैम का चैनल है सो वी डोंट केयर, हमारा चैनल है ना, सो वी डू केयर। So make sure you are a subscriber. You should definitely hit the subscribe button, the bell icon also, ताकि whenever I come live, you should be notified. Fine? चलो, take care. Bye bye.